बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग हिंदी साहित्य को शुरू करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य जो जो लिए हैं बता दें कि हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये और सब्जेक्ट की अपेक्षा हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा नंबर आता है और हिंदी साहित्य और सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ही अच्छा नंबर दिलाता भी है, क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य एक स्थिर सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग एक बार कोई चीज पढ़ लीजिए, बस वही चीज बार बार रिवीजन करते रहिए। और तो और हिंदी साहित्य पढ़ने से आप लोगों के पास एक ऐसी भाषा हो जाएगी जिसमें आप लोग अशुद्धियां ना के बराबर करेंगे अर्थात नहीं करेंगे। तो इसलिए हिंदी पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। हिंदी साहित्य जो जो ऑप्शनल लिए हैं, हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, आज हम लोगों की जो क्लास रहेगी वो ओरिएंटेशन क्लास रहेगी। ओरिएंटेशन देखिए, देखिए ओरिएंटेशन की हिंदी तो वैसे उन्मुखीकरण होता है, अर्थात जिस भी कार्य या उद्देश्य के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसकी ओर उन्मुख होना। अब देखिए हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे। हिंदी मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे कि हिंदी वह भाषा है जो मोटे तौर पे उत्तर भारत में बोली जाती है। बिहार, जैसे मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हिंदी बोली जाती है। कुल मिला के 9-10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में मारवाड़ी, राजस्थान में मारवाड़ी और जयपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में अवधी ब्रज भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ना अवधी ब्रज भाषा बोली जाती है और इधर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो कुल मिला के ये 18-19 बोलियां हैं। इन्हीं के 18-19 जो बोलियां हैं, इन्हीं बोलियों के समूह को 18-19 बोलियां जो हैं, इन्हीं के समूह को हम लोग हिंदी कहते हैं। ये जो 18-19 बोलियां है ना, इसी के समूह को हम लोग हिंदी कहते हैं। तो हिंदी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के लिए जो एक नया शब्द है वह है साहित्य। अब देखिए साहित्य क्या है। देखिए साहित्य समझने से पहले हम लोग, एक शब्द है वांग्मय, पहले वांग्मय को समझते हैं। पहले हम लोग वांग्मय को समझते हैं। देखिए वांग्मय, देखिए वांग्मय, देखिए वांग्मय क्या है। अब देखिए वांग्मय, देखिए साहित्य वांग्मय का ही एक हिस्सा है। तो वांग्मय जब हम लोग समझ लेंगे तो साहित्य हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वांग्मय क्या है, जो कुछ भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए वह वांग्मय कहलाता है। अर्थात ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाता है। जैसे मान लीजिए दीवार पे कुछ लिखा हो, पोस्टर पे कुछ लिखा हो, तो सब कुछ वह वांग्मय कहलाएगा। समझ आ गया वांग्मय क्या है, कि भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाता है। अब देखिए वांग्मय दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक प्लस मय। वांग्मय दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक प्लस मय। अब देखिए वाक मतलब भाषा होता है, वाक मतलब भाषा होता है, वाक मतलब भाषा होता है। अब देखिए भाषा, अब भाषा क्या है, देखिए चीजें जितनी ही गहराई में जाएंगी उतनी उलझती चली जाएंगी। तो अब यहाँ सवाल आता है भाषा क्या है। देखिए भाषा जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज को समझने का एक सरलतम माध्यम है भाषा। अब देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है व्यापक और एक होता है सीमित। देखिए व्यापक ऐसे समझिए कि किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से की जाए, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से की जाए। जैसे मान लीजिए कि पक्षी आपस में बात कर रहे हो, मनुष्य जानवर आपस में बात कर रहे हो, तो यह सब व्यापक के अंतर्गत आ जाएगा। और व्यापक में संकेतों की भाषा आ जाएगी, संकेतों की भी भाषा आ जाएगी। जैसे मान लीजिए संकेतों की भाषा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोड पे जा रहे हैं और अचानक सिग्नल रेड हुआ और हम लोग खड़े हो गए, तो वहां हम लोग को एक संकेत मिल गया। तो व्यापक में संकेतों की भाषा भी आ जाएगी, व्यापक में संकेतों की भी भाषा आ जाएगी। और सीमित, देखिए सीमित में शब्दों की भाषा, सीमित में
शब्दों की भाषा। देखिए इसमें आप लोग इतना याद रखिए कि लिखित, शब्दों की भाषा में लिखित और देखिए मौखिक, मौखिक। देखिए शब्दों की भाषा में, शब्दों की भाषा में लिखित और मौखिक। देखिए अब हमारा जो वांग्मय है वो किससे है? सीमित से है। जो हमारा वांग्मय है वो सीमित से है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिखित और मौखिक रूप से की गई अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाता है। हम लोग बोल सकते हैं ना वैसे कि लिखित और मौखिक रूप से की गई अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाता है। आइए अब वांग्मय समझते हैं हम लोग। आइए देखिए वांग्मय, देखिए वांग्मय के तीन प्रकार होते हैं। पहला है वार्ता, दूसरा है शास्त्र और तीसरा है साहित्य। अब देखिए वार्ता, शास्त्र, साहित्य। अब देखिए साहित्य वांग्मय का ही एक हिस्सा है। अब हम लोग समझते हैं वार्ता क्या है, शास्त्र क्या है, साहित्य क्या है। देखिए वार्ता, वार्ता वार्ता का सीधा सा मतलब है बातचीत, अर्थात बातचीत। देखिए वार्ता का सीधा सा मतलब है बातचीत। जो हम लोग सामान्य जीवन में बातचीत करते हैं ना, बस उसी से मतलब है वार्ता का। वार्ता का सिंपल सा मतलब समझिए, जो हम लोग सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन में जो हम लोग बातचीत करते हैं बस वही, उसी से मतलब है, उसी से संबंध है वार्ता का। और वार्ता का देखिए वार्ता में शब्द की अपेक्षा अर्थ का अधिक महत्व होता है। देखिए अर्थ का अधिक महत्व होता है शब्द की अपेक्षा। और इसमें मुहावरे भी आ जाएंगे। देखिए इसमें मुहावरे भी आ जाएंगे। अब देखिए शास्त्र में, ये शास्त्र में सीधा सा मतलब विज्ञान, शास्त्र में सीधा सा संबंध है विज्ञान। शास्त्र में विज्ञान आ जाएगा, सैद्धांतिक, और विज्ञान मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाएगा शास्त्र के अंतर्गत। अब देखिए इसमें सैद्धांतिक और तो और देखिए इसमें शास्त्र में शब्द का अधिक महत्व होता है अर्थ की अपेक्षा। शास्त्र में शब्द का अधिक महत्व होता है अर्थ की अपेक्षा। देखिए शास्त्र में विज्ञान आ जाएगा, विज्ञान के अंतर्गत जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। और शास्त्र में शब्द का अधिक महत्व होता है अर्थ की अपेक्षा। और देखिए अब साहित्य, देखिए साहित्य में शब्द, साहित्य में शब्द, अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। अब हम लोग साहित्य को समझते हैं। देखिए अब हम लोग का जो, देखिए हम लोगों ने वांग्मय से शुरू किया, वार्ता, शास्त्र। अब हम लोगों ने वार्ता समझ लिया क्या है, शास्त्र समझ लिया। अब हम लोग साहित्य को लेके आगे चलते हैं, जो हम लोग का मेन टॉपिक है साहित्य। देखिए साहित्य, देखिए साहित्य में हम लोगों ने पहला जाना कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। और जो दूसरा है वह है स प्लस हित। साहित्य में जो दूसरा है वह है स प्लस हित, अर्थात समाज की व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। समाज की व्यापक हित की भावना।
देखिए, समाज की व्यापक हित की भावना जिस भी रचना में हो उसे हम साहित्य कहेंगे। और देखिए तीसरा है जिसमें सौंदर्य हो, रमणीयता हो, सौंदर्य का सीधा सा मतलब है कल्पना, इमोशंस, भावना, अर्थात जिसमें भावनाएं हो, जिसमें इमोशंस हो, वो सब साहित्य कहलाएगा। जिस भी रचना में इमोशंस हो, भावनाएं हो, सौंदर्य हो, वो सब साहित्य कहलाएगा। देखिए फिजिक्स की पुस्तक साहित्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं, उसमें सौंदर्य नहीं है, इसलिए वह साहित्य नहीं है। अब जैसे मान लीजिए वर्दी वाला गुंडा, यह साहित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समाज की व्यापक हित की भावना नहीं है, इसलिए वह साहित्य नहीं है। तो हम लोग देखिए ऐसे समझिए कि जिस भी रचना में ये तीन गुण विद्यमान हो, ये तीन गुण, पहला, दूसरा, तीसरा, जिस भी रचना में ये तीन गुण विद्यमान हो, पहला शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा, दूसरा समाज की व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, और तीसरा किसी भी रचना में जिसमें सौंदर्य, रमणीयता हो, इमोशंस हो, भावनाएं हो, जिस भी रचना में हो वह साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये तीनों कसौटियां पूरी होनी चाहिए किसी भी रचना में, ये नहीं कि दो हो एक ना हो, एक हो दो ना हो, मतलब तीनों के तीनों आनी चाहिए। ये तीनों गुण जिस भी रचना में विद्यमान हो वह साहित्य कहलाएगा। ऐसे समझिए कि दुनिया की कोई भी रचना हो, अगर ये तीन गुण किसी भी रचना में विद्यमान हो तो वह साहित्य एकदम धूमधाम से आप लोग कह सकते हो उस रचना को। अर्थात किसी भी रचना में ये तीन गुण अगर विद्यमान हो तो उसे आप लोग साहित्य बोल सकते हैं। अब देखिए, तो किसी भी रचना के साहित्य होने की क्या क्या कसौटियां हैं बता दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, समाज की व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, और जिसमें सौंदर्य हो, और जिसमें शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, और जिसमें समाज की व्यापक हित की भावना हो, और तीसरा जिसमें रमणीयता हो, सौंदर्य हो, इमोशंस हो, भावनाएं हो, वो रचना साहित्य कहलाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई भी रचना हो जिसमें ये तीन गुण विद्यमान हो, ये वह साहित्य कहलाएगी। तो आप लोग एकदम बिंदास से बोल सकते हैं, एकदम धूमधाम से बोल सकते हैं कि जिसमें ये तीन गुण विद्यमान हो वह रचना साहित्य कहलाएगी। अब देखिए आगे,